हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी का भाग 21 है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह के 9 बजे ब्यास मिला। श्लोक की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है और वो और प्रियांशु घर के अंदर आते हैं। उसके चेहरे पर कल रात की उदासी नहीं थी, चेहरे पर एक सुकून था। सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे थे। उन्होंने कल ही सबको बता दिया था कि वो अगले दिन वापस आएंगे, तो किसी को ज्यादा चिंता नहीं थी। हाँ, वंदना जी और शाश्वत ने कल सुबह कॉल किया था, जो उन दोनों ने रिसीव नहीं किया। उन्होंने सोचा था कि शायद कल देर रात तक जागने की वजह से वो अभी तक सो रहे होंगे। अंदर आते हुए श्लोक और प्रियांशु पर वंदना जी की नजर पड़ी, जो किचन से जूस को जग लेकर टेबल की तरफ जा रही थी। श्लोक की हालत देखकर वो घबरा गई और जग वहीं छोड़कर भागते हुए हॉल में आ गई। उन्हें ऐसा भागते देख शाश्वत भी उनके पीछे आ गया और बाकी सब भी। श्लोक की हालत देखकर सब घबरा गए। खून से सनी शर्ट, ऊपर से 2 बटन खुले थे, स्वेल्स ऊपर चढ़ी रखे थे। दांत और जागने की वजह से आंखें लाल, बिखरे बाल, उसके गर्दन पर भी खून के निशान थे। उसकी हालत बिल्कुल अस्त व्यस्त थी। प्रियांशु की हालत भी पूरी रात जागने की वजह से कुछ ऐसी ही थी, पर उसके कपड़ों पर खून नहीं लगा था। शाश्वत भागकर उन दोनों के पास आया और उन्हें खींचकर सोफे पर बिठा दिया। शाश्वत, श्लोक, ये सब क्या है? तेरी ये हालत, तुझे कहाँ चोट आई है? इतना खून निकल रहा है, क्या हुआ तुम दोनों को? वंदना जी, बेटा तू तू ठीक तो है ना? कहाँ लगी तुझे इतनी? और तुम लोगों को हमें बुलाना जरूरी नहीं समझा? तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया? वंदना जी, बच्चा क्या हुआ तुझे? इतना खून? तुम दोनों तो निश्चय के घर रुकने वाले थे ना रात को? रचना जी, शाश्वत, तू बता बता क्यों, तू बातें क्या कर रहा है? डॉक्टर को फोन कर, देख जरा बच्चे को कितनी चोट आई है। कपिल जी, नहीं, हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, कोई अंदरूनी चोट हुई तो। जैसे ही विजय जी और दादी ने अपना मुंह खोलकर कुछ बोलना चाहा, श्लोक और प्रियांशु एकदम से फट पड़े। बस, ये क्या लगा रखा है आप सबने? हमारी बात तो सुनो। शाश्वत, बेटा हम तो तुझे कब से बोलने को कह रहे हैं, तुम दोनों ही मुंह में दही जमा कर बैठे हो। श्लोक और प्रियांशु इस बात पर शाश्वत को घूर कर देखते हैं, जैसे कह रहे हो अच्छा ऐसा क्या? श्लोक सबकी तरफ कर, आप सब परेशान मत हो, मुझे कोई चोट नहीं आई। रचना जी, फिर ये खून? प्रियांशु, कल वो रात पार्टी में। प्रियांशु उन्हें कल की सारी कहानी बता देता है, कैसे श्लोक के ऊपर झूमर गिरने वाला था, अग्नि ने उसे बचाया और आगे की कहानी। अग्नि के हॉस्पिटल से गायब होने वाली बात छोड़कर। श्लोक, हम रात भर हॉस्पिटल में ही थे और ये खून है वो तभी ही लगा था जब हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। सबका दिल धक धक से रह गया और सुनकर भी श्लोक के ऊपर झूमर गिरने वाला था। अगर अग्नि ने उसे धक्का नहीं मारा होता तो झूमर श्लोक के ऊपर, इसके आगे कोई सोचना ही नहीं चाहता था। सबकी आंखें नम हो गई। शाश्वत और प्रियांशु ने श्लोक को गले लगा लिया। प्रियांशु श्लोक की गर्दन में चेहरे छिपाए बोला, मैं बहुत डर गया था भाई। अग्नि के शरीर पर बाएं हिस्से पर झूमर गिरने से उसे इतनी चोट आई है, अगर वो तुझे वहां से नहीं हटाती तो पूरा झूमर तेरे ऊपर। उसकी आवाज अटकने लगती है। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें भर आई। श्लोक प्रियांशु से, प्रियांशु तू रो क्यों रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। तभी श्वेता, अभी उनकी हालत कैसी है श्लोक? ये सवाल सभी के मन में चल रहा था। सब श्लोक की तरफ देखने लगते हैं। श्लोक का चेहरा अब और गंभीर हो जाता है। श्लोक, भाभी जख्म काफी गहरे हैं। उन्होंने मुझे तो धक्का दे दिया, पर जब तक वो वहां से पूरी तरह से नहीं हटती, झूमर उनके सिर पर गिर गया था। बाएं हाथ और बाएं तरफ की पीठ पूरी जख्मी हो गई। खून काफी बह गया था, पर सब उनकी हालत स्टेबल है। हाँ, और अभी कुछ दिन आराम कर रहे हो। वंदना जी नम आंखों से भगवान के मंदिर की तरफ देखती है और हाथ जोड़कर कहती है, भगवान उस बच्ची को सारी खुशियां दे, उसे लंबी उम्र दे। विजय जी, हाँ वंदना, उस बच्ची ने तो हमें सारी उम्र के लिए अपना कर्जदार बना लिया, उसका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। रचना जी कुछ सोचते हुए,
भाई साहब, ये अगन्या तो नहीं जिसने श्वेता की डिलीवरी के वक्त हमारी मदद की थी? कपिल जी, हाँ रचना, वही है ये। उन्होंने हमारे बच्चे की जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर। दादी श्लोक के सिर पर हाथ फेरती है और कहती हैं, तुम सबको नहीं लगता कि हमें जाकर एक बार उस बच्ची से मिलना चाहिए, एक बार जाकर उसका धन्यवाद करना चाहिए? आखिर उसने हमारे बच्चे की जान अपनी जान पर खेलकर किसी फरिश्ते की तरह वो हमारे परिवार की मदद कर रही है। विजय जी, हाँ माँ जरूर, हम सब अभी हॉस्पिटल जाएंगे उनसे मिलने और उनका धन्यवाद करने। प्रियांशु, बड़े पापा उन्हें डिस्चार्ज मिल चुका है, या तो ये कहीं कि उन्होंने डॉक्टर से लड़ झगड़ कर डिस्चार्ज ले लिया है। उन्हें हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं, वो अपने घर पर हैं। विजय जी, ठीक है तो हम उनके घर ही जाएंगे। कपिल, मैनेजर से बात करके आज सारी मीटिंग कल तक पोस्टपोन करवा दो। शाश्वत, पापा मैं मैनेजर से बात कर लेता हूँ, आप लोग ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाइए। प्रियांशु, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इस लोग से सोफे से उठते हुए, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, कल पूरी रात इन्हीं कपड़ों में था। आई नीड अ शॉवर। इस लोग तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो टॉवल लेकर सीधा वॉशरूम में जाता है। उस शॉवर के नीचे खड़ा उसे याद आता है, अग्नि गायब थी, सब काफी परेशान थे। पूरी रात सबने जागते हुए काट दी। जिस कमरे में अग्नि थी उसी कमरे के बाहर लगे सोफे पर सब लोग चिंतामग्न बैठे थे। सुबह के 6 बजे उस फ्लोर का मेन गेट खुला, सबकी नजरें उधर गईं। सामने दानिश खड़ा था और उसने अग्नि को गोद में उठाया हुआ था। अग्नि बेहोश थी। उन दोनों को देखकर सब चौंक गए। अग्नि को इस तरह दानिश की बाहों में देखकर इस लोग की आंखें सिकुड़ गई। उसने घूर के दानिश को देखा तो फिर अग्नि के चेहरे पर अपनी नजरें टिका ली। कोई कुछ पूछता उससे पहले ही दानिश बोल पड़ा, सारे सवाल बाद में। फिर मीरा की तरफ देखकर, पहले से चेक करूं। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया और अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ गई। अग्नि का खून काफी बह चुका था और घाव पर प्रेशर पड़ने से जख्म दोबारा हरे हो गए थे। दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो अग्नि बेहोश हो गई। टाँके खुले तो नहीं थे मगर काफी ज्यादा जोर पड़ गया था उन पर। कुछ घंटों बाद रघुवंशी हॉस्पिटल। अग्नि की आंखें धीरे धीरे खुली, उसकी नजरें सीधे ऊपर सीलिंग पर गई। उसने 1-2 बार आंखें झपकी और उसके सामने तो अर्जुन खड़ा उसे घूर रहा था। अग्नि को याद आया कि दानिश के साथ बेंच पर खड़ी थी, वो लोग कुछ बात कर रहे थे। तभी अग्नि की आंखें घूमी और वो बेहोश हो गई। अब उसकी नजर सामने पड़ी अर्जुन को देखकर उसकी चिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो एक झटके से उठकर बैठी, जिसकी वजह से उसका जख्म दुख गया और वो कांप गई। उसने आंखें वो कसकर बंद कर ली, फिर उसने गहरी सांस लेकर आंखें खोल ली। आंखें सबकी नजरों में सवाल था, उनका सामना भी तो करना था ना। अग्नि बेड के अगल बगल मीरा और आकाश खड़े थे। कोने में रखे सोफे पर राघव बैठा था और उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसके बगल में कविन था और सोफे के बगल में दानिश खड़ा था, अपने हाथ आगे की तरफ बांधकर और सिर झुकाकर। तभी उसकी नजर अर्जुन के पीछे दरवाजे के बगल की दीवार पर टिक कर खड़े श्लोक पर पड़ी। वो हाथों की घड़ी बनाकर खड़ा था। उसकी आंखों में नाराजगी थी, पर क्यों थी खुद से भी नहीं पता। अग्नि ने उसकी तरफ देखा तो उसकी नजरें आपस में टकराई, पर अग्नि ने उसे नजर चुरा ली और नीचे देखने लगी। श्लोक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो कुछ कहती इससे पहले अर्जुन का ना रुकने वाला आधे घंटे का भाषण शुरू हो गया और वो बच्चों के जैसा मुंह बनाकर बैठ गई। लगभग आधे घंटे बाद अर्जुन चुप हुआ तो अग्नि ने पूछा, भाई खत्म हो गया क्या? ये सुनकर अर्जुन उसे घूर तो वो चुप होकर अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठ गई और बाकी सब दबाकर हंस पड़े। इस लोग बड़े और गौर से अग्नि को देख रहा था। शायद उसने कभी नहीं देखा था। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी ब्राउन आंख है, छोटी सी नाक, कंधे तक कटे बाल, आगे के भी बाल छोटे माथे तक ढके थे और इधर उधर माथे पर बिखरे थे। चेहरे पर मेकअप का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। वो आजकल की लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी जो ट्रेंड के पीछे भागती थी। उसके चेहरे पर सादगी और मासूमियत थी। उसका गुस्सा अभी तक उसके चेहरे की मासूमियत को खत्म नहीं कर पाया था। वो उसके चेहरे में खो कर रह गया। अर्जुन, तुझे सब कुछ मजाक लगता है ना? तुझे इतनी सी भी अक्ल नहीं है? इतनी चोट आई थी तो फिर किस तरह गायब हो गई? कितनी बार समझाना पड़ेगा अपना ख्याल रखा कर। तभी मीरा के फोन पर किसी की कॉल आने लगी और उसके फोन पर रिंगटोन सुनकर सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे और फिर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। मेरा तू अपना ख्याल रख। मेरा तू अपना ख्याल रखा कर।
अर्जुन इससे और भी चिढ़ गया। अर्जुन, कहाँ गई थी तू? और तू कमरे से निकली कैसे? मैंने खुद पूरे हॉस्पिटल का फुटेज चेक किया है, तू मुझे कहीं नहीं दिखी। और सच बोलना। अग्नि सुनकर अपना सिर झुका लिया। उसको समझ आ गया कि अग्नि उसके तरीके से लगने लगी है। कोई उसे अर्जुन से नहीं बचा पाएगा। दानिश का मन ही मन खुश हो रहा था। अब पता चलेगा इस अग्नि की बच्ची को हर बार मुझे फंसाकर मासूम शक्ल बना निकल लेती है। अब पता चलेगा ना इसे। अर्जुन दोबारा पूछता है, उस बार जरा तेज आवाज में। अग्नि धीरे से अपना सिर उठाती है और अर्जुन की तरफ देखती है। उसे घूर रहा था। अग्नि धीरे से खिड़की की तरफ देखती है और उंगली से खिड़की की तरफ इशारा कर देती है। अर्जुन की आंखें फैल जाती हैं। बाकी सबकी भी बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। इस लोग का दिमाग तो टहलने चला गया और जानकर कि अग्नि खिड़की से भागी थी, अर्जुन अपनी डांट पीसते हुए गुस्से पर कंट्रोल करता है और अग्नि की तरफ देखकर, कैसे? ये पूछने में अग्नि चुपचाप अपनी जेब से एक हुक निकालकर अर्जुन को दे देती है। अर्जुन अपना सिर पीट लेता है। अग्नि, सॉरी ना भाई, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप चिंता मत करो ना। और मुझसे गुस्सा भी मत हूँ। अर्जुन उसकी तरफ देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर कर लेता है। अग्नि इसी तरह कुछ संट अंट बातें कर बोलकर अर्जुन को मना लेती है। अर्जुन भी उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे आराम करने को बोलकर बाहर चला जाता है और अग्नि की जिद की वजह से मीरा को उसे डिस्चार्ज करना पड़ता है और इस शर्त कि वो अपना ख्याल रखेगी और बंदरगिरी नहीं करेगी। और ये शर्त खुद अग्नि ने रख दी थी सबके सामने। जब मीरा ने कहा, मैं तुझे डिस्चार्ज करूंगी पर एक शर्त पर की। अग्नि 11 बजे तक डिस्चार्ज होने वाली थी, तब तक उसके हाथों पर ड्रिप लगी थी। श्लोक भी अर्जुन की इजाजत लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते में वो अग्नि के बारे में सोच रहा था कि जिस अगन्या को वो जानता है वो अग्नि जैसी बिल्कुल नहीं थी। श्लोक भी अभी शॉवर के नीचे खड़ा यही सोच रहा था। तभी उसे अग्नि का चेहरा याद आ गया जब वो अर्जुन के सामने डांट के डर से सिर झुका कर बैठी थी। उस वक्त वो किसी छोटी सी बच्ची जैसी लग रही थी। शायद उसे याद करके मुस्कान और गहरी हो गई। इस लोग मुस्कुराते हुए, सी सो क्यूट। इस लोग अब भी शॉवर के नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा भड़ा खुला और प्रियांशु इस लोग चिल्लाता हुआ अंदर आया। इस लोग अपने ख्यालों से बाहर आया और चिढ़कर प्रियांशु का चिल्लाते हुए बोला, अबे मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ देगा क्या? आ रहा हूँ बाहर, मर मत। प्रियांशु उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बिस्तर पर बैठ गया। 5 मिनट के बाद इस लोग नीचे लोअर पहनकर टॉवल के बाल झटकाते हुए बाथरूम से बाहर आया। उसे देखा कि प्रियांशु वहां बैठे वीडियो गेम खेल रहा था। वो वहां रखे क्राउच पर एक कुशन उठाकर प्रियांशु को दे मारा और आईने के सामने जाकर अपने वाल सेट करने लगा। प्रियांशु ने चिढ़कर श्लोक से कहा, क्या है, करवा दिया ना आउट। श्लोक, तुझे खेलना तो आता नहीं और आउट होने पर दूसरों को दोष देने लगता है। थोड़ा रुक के, वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रियांशु, ओह हाँ, मैं भूल गया, बड़ी माँ ने तुझे बुलाया है, सब लोग रेडी है, अगन्या जी के घर जा रहे हैं। इस लोग उसे छेड़ते हैं। ओहो, क्या बात है अगन्या जी, तेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट निकल रही है उसके लिए, कहीं कुछ प्रियांशु, चलना कुछ नहीं बल्कि कुछ नहीं है। सी आई रिस्पेक्ट हर, जो वो डिजर्व भी करती है, मगर उसके लिए कुछ होने से ज्यादा मैं सुसाइड करना बेहतर समझूंगा। इस लोग उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। प्रियांशु, नहीं सीरियसली, लड़कों को ऐसे धोती है जैसे धोबी और लड़के मैले कपड़े। चलती फिरती ज्वालामुखी है वो, और मुझे ना अपनी जिंदगी में शीतलता ज्यादा पसंद है लावे से। तभी नीचे से शाश्वत की आवाज आती है, उन दोनों को बुला रहा था। दोनों जल्दी से नीचे आते हैं। बंदा जी श्लोक से, बेटा नाश्ता टेबल पर है, खाकर आराम करना, हम लंच तक आ जाएंगे। श्लोक, क्या मतलब, मैं नहीं चल रहा क्या आपके साथ? नहीं मतलब आप सब उसे थैंक यू बोलने जा रहे हैं क्योंकि उसने मेरी जान बचाई। इस हिसाब से तो सबसे बड़ा थैंक यू मुझे बोलना चाहिए ना, और वैसे भी मेरी उनसे बात नहीं हो पाई तो मैं भी उनको थैंक्स बोल दूंगा। ये बोलकर वो भागकर डाइनिंग टेबल के पास जाता है और एक सैंडविच और एक एप्पल लेकर आ जाता है। इस लोग बाहर की तरफ जाते हुए, जल्दी करो यार, लेट हो रहे हैं। वो लड़की ना भूखी शेरनी है, लेट लोगों को बिना नमक मिर्च लगाए खा जाती है। सब उसकी हरकत पर मुस्कुराते उसके पीछे आ जाते हैं और रघुवंशी विला के लिए निकल जाते हैं। रघुवंशी विला,
हॉल में राघव वेपसी और गुस्से के भाव लिए खड़ा था। उसकी नजर सामने अग्नि की तरफ थी, जिसने हॉल को पूरी तरह से ऑफिस में बदल दिया था। उसे डिस्चार्ज करवा कर घर लाने के बाद अर्जुन को किसी जरूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ा। उसके जाते ही अग्नि ने पूरे हॉल को ऑफिस में बदल दिया। उसके सामने सेंट्रल टेबल पर 3 लैपटॉप रखे थे। उसके आसपास काफी फाइलें पड़ी थी। टेबल की एक तरफ 4 कॉफी मग्स रखे थे। वह पूरी तरह से काम में डूबी थी। राघव से कई बार आराम करने के लिए कह चुका था, पर उसने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब राघव गुस्से से बड़बड़ाते हुए हॉल के चक्कर काट रहा था। राघव गुस्से से, यार दी, भाई को गए 1.5 घंटे हुए और आप शुरू हो गए। आपको हमेशा अपनी मनमानी करनी होती है, अपना कोई ख्याल नहीं है आपको। आपने हॉस्पिटल में प्रॉमिस किया था कि आप रेस्ट करोगे और आते ही काम पकड़ लिया। समझते क्यों नहीं हो यार? अग्नि तेजी से लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए। राघव बच्चे प्रॉमिस न टूटने के लिए ही बनते हैं। वो वादा ही क्या जो निभाया जाए। और जहाँ तक काम की बात है, वो तो जरूरी है ना, पर आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी तो कुछ भी नहीं बेटा। दरवाजे की तरफ आवाज आती है। अग्नि और राघव उस तरफ देखते हैं तो थोड़े चौंक जाते। सामने पूरी व्यास फैमिली खड़ी थी और वो आवाज विजय जी की थी। सब उनको वहां एक साथ देखकर अग्नि और राघव बिल्कुल चौंक गए। अग्नि भी सोफे से उठकर खड़ी हो गई। जब बन्ना जी ने देखा कि वो दोनों हैरानी से देख रहे हैं तो उन्हें मुस्कुराते हुए पूछा, अंदर नहीं बुलाओगे बेटा? ये सुनकर दोनों होश में आए। अग्नि आगे आते हुए, सॉरी, प्लीज आप लोग आइए ना। इतना बोलकर उसने फाइल्स के बंडल को एक हाथ में उठाया और स्टडी की तरफ चली गई। उसके बाएं हाथ में स्लिंग लगी थी ताकि जख्म पर जोर ना पड़े। राघव ने भी उन्हें सोफे पर बैठाया। तब तक अग्नि भी वापस हॉल में आ गई। राघव अग्नि की तरफ देखकर, दी मैं ये लैपटॉप रख कर आता हूँ। अग्नि फिर बाकी सबको देखकर, आप सब यहाँ अचानक? मेरा मतलब आप सब उसकी उलझन को समझ रहे थे। बन्ना जी ने बताया। हाँ, बन्ना जी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। बन्ना जी, बताया हमें इस लोग ने कि आपने कैसे उसकी जान बचाई, अपनी जान पर खेलकर। तो उसको शुक्रिया करना तो बनता है दादी, इसलिए हम सब इस तरह आपके घर आए हैं, आपके इस एहसान के बदले आपको धन्यवाद करने। विजय जी, बेटा, आपने हमारे बेटे की जान बचाकर हमें जिंदगी भर के लिए अपना कर्जदार बना दिया है। कोई और कुछ बोलता उससे पहले अग्नि ने सबको टोक दिया और बोली, बस करिए आप सब, हमें शुक्रिया करने जैसा कुछ नहीं है और आप सब बड़े हैं। इस तरह की बातें बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। अग्नि के बगल के सोफे पर श्वेता अपनी गोद में प्रिंसेस लिए बैठी थी और प्रिंसेस बड़े ध्यान से टुकुर टुकुर अग्नि को देख रही थी। अग्नि का ध्यान कब उसकी तरफ गया तो उसने मुस्कुराते हुए अपनी गोद में आने का इशारा करते हुए हाथ बढ़ा दिया। ये देखकर प्रिंसेस जोरों से उसके हाथ पैर चलाते हुए खिलखिलाने लगी। अग्नि ने बड़ी आराम से उसे एक हाथ गोद में ले लिया। प्रिंसेस उसकी गोद में जाकर उसके साथ खेलने लगी। इस वक्त अग्नि के चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान थी जो बहुत कम देखने मिलती थी। इस लोग उसके सामने वाले सोफे पर बैठा बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। जब ये अग्नि प्रिंसेस के साथ खेलते हुए मुस्कुरा रही थी तब इस लोग के चेहरे पर अपने आप एक बड़ी सी स्माइल आ जाती। जब श्वेता की नजर इस तरह अग्नि को निहारते हुए श्लोक पर पड़ी तो उसने शाश्वत की कोहनी मार के उसकी तरफ देखने का इशारा किया। शाश्वत ने जब श्लोक को देखा, वो कुछ समझते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जब बन्ना जी की नजर श्वेता के इशारे पर पड़ी तो उन्होंने श्लोक की तरफ देखा। उन्होंने श्लोक की नजर का पीछा किया तो अग्नि को देखकर उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। थोड़ी देर बाद काका चाय नाश्ता लेकर आ गए और उनकी बातों का दौर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद विजय जी ने जाने की इजाजत मांगी तो अग्नि ने उन्हें लंच करने को कहा। विजय जी, बेटा नेक्स्ट टाइम पक्का। आज ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आपसे तो मुलाकात होती रहेंगी। अग्नि मुस्कुराते हुए जाने की इजाजत दे दी। जाते वक्त शाश्वत को अचानक याद आया, शाश्वत मिश्र रघुवंशी, मैं स्पेशली जिस काम से आया था वो तो भूल ही गया। परसों प्रिंसेस की नेमिंग सेरेमनी है और उसके जन्म की खुशी पर एक पार्टी है और हम सबको बहुत खुशी होगी अगर आप वहाँ आए। श्वेता, उस दिन मैं आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाई थी, सिर्फ आपकी वजह से आज और प्रिंसेस सही सलामत है। थैंक यू सो मच। अग्नि मुस्कुराती हुई, मैंने आप सबको उसी दिन भी कहा था कि थैंक यू जैसा कुछ नहीं है, इट्स ओके, मैं जरूर आऊंगी। श्वेता अग्नि की गोद से प्रिंसेस को लेने लगती है पर वो अग्नि को टी शर्ट को अपनी नन्ही हथेलियों से कस लेती है और अपना चेहरा अग्नि की गर्दन में छिपा लेती है।
सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। खुद अग्नि भी हैरान हो जाती है। वो धीरे से पुचकारते हुए प्रिंसेस को श्वेता की गोदी में दे देती है। रचना जी, इतनी सी देर में गुड़िया को किसी से इतना लगाव होते नहीं देखा। शायद इसे तुम्हारी गोद में माँ वाली गोद का एहसास होता है। दादी, हाँ बेटा, बच्चे तो इसी महत्व को मत से बंधे होते हैं। बस उन्हें बांधना आना चाहिए, वो खुद को तुम्हारे पास खींच ले आएंगे। अग्नि बस फीका मुस्कुरा देती है। सब उससे विदा लेकर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद राघव और अग्नि लंच करते हैं। फिर राघव अग्नि को जबरदस्ती उसके रूम में छोड़ आता है और उसे देकर आराम करने को बोलकर वही सोफे पर बैठकर काम करने लगता है। उन दवाइयों में नींद की दवा भी थी, क्योंकि मीरा जानती थी कि अग्नि सोएगी नहीं। इस वक्त उसकी बॉडी को आराम की सख्त जरूरत है। शाम को अग्नि की आंख खुलती है और जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ जाती है तो वो समझ जाती है कि मीरा ने उसे नींद की दवाइयाँ भी दे दी थी। वो फ्रेश होकर जब वॉशरूम में आती है तो देखती है कि उसके फोन पर अर्जुन का कॉल आ रहा था। अर्जुन उससे चोट के बारे में पूछता है। थोड़ी देर यहाँ वहाँ और काम की बात करने के बाद अर्जुन उसे बताता है कि कल सुबह वापस आ पाएगा। यहाँ कुछ काम आन पड़ा है। अग्नि एक गहरी सांस लेकर बोलती है, भाई डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। अर्जुन उसे अपना ख्याल रखने को बोलकर फोन काट देता है। फोन काटने के बाद अग्नि की नज़र फोन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही डेट पर पड़ती है। वो अपनी आंखें पींच लेती है। उसके कानों से खून चीखें गूंजने लगती हैं। लोगों को सुर गूंजने लगता है। खून से सनी कलाई रोती हुई दो बच्चियां जलती हुई एक चिता उसकी आंखों के सामने घूमने लगती। वो अपने कान पर रख लेती है, जैसे उसे सब वो शोर बर्दाश्त न हो रहा हो। फिर वो एक झटके में अपनी आंखें खोलती है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। वो बुरी तरह हाँप रही थी। वो वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगती है और फिर 5 मिनट बाद वॉशरूम से बाहर आकर उसकी आंखें लाल हो रखी थी। वो अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। ठंडी हवा का झोंका उससे छूकर गुजरता है। उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और आंखों में एक बूंद उसके गालों तक लुढ़क जाती है। वो बिना देर के उसे साफ कर लेती है। थोड़ी देर में राघव उसे डिनर के लिए आवाज देता है। राघव, डिनर करें? अग्नि, हम एक काम कर, मेरा डिनर यहीं भिजवा दे और तू घर जा। रोहित का फोन आया था, अंकल घर पर नहीं है और आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। उसने तुझे फोन किया तो तूने उठाया ही नहीं। राघव, वो मेरा फोन साइलेंट पर था और मैं भाई के साथ किसी बीसी अटेंड कर रहा था। अग्नि, ओ सुन, तू घर जा, रोहित अभी छोटा है, वो संभाल नहीं पाएगा। राघव, पर दिया आप? अग्नि, पागल, मैं पहले भी इस घर में अकेली ही रहती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, और चिंता मत कर, मैं आराम करूंगी। वैसे भी उस मीरा की बच्ची ने नींद की दवाइयाँ भी दी हैं मुझे। तू जा, और हाँ, खाना यहीं से पैक करा के ले जा, वहाँ जाकर तुझे बनाना पड़ेगा, और आंटी के बारे में फ़ोन करके मुझे इन्फॉर्म कर देना। राघव, ओके जी, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, मैं कल सुबह आता हूँ। राघव चला जाता है। अग्नि भी बेमन से थोड़ा बहुत खाकर दवाइयाँ ले लेती है और बेड पर लेट जाती है और दवाइयों के असर से उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। अग्नि को नींद की दवाइयाँ बहुत तकलीफ देती थी। उसे खाने के बाद उसके सिर में बेहिसाब दर्द होता था। शुरू में एमोनेशिया के लक्षण देखने पर डॉक्टर ने उसे स्पीलिंग पिल्स दिए थे, पर उसके बाद भी सिर का दर्द वो झेल नहीं पाती थी, इसलिए उसने अब सारी रात जागना मंजूर किया। पर अभी उसे जल्दी ठीक होना है, इसके लिए बॉडी को आराम की जरूरत है। वैसे ही अगले दिन काम करने के लिए उसे बहुत हिम्मत की जरूरत थी। देखते ही अगला दिन उसके लिए क्या नई चुनौती लेकर आता है। अगले दिन सुबह पूरा व्यास परिवार मुंबई के प्रसिद्ध बालूनाथ मंदिर में था। प्रिंसेस के लिए वहां पूजा रखवाई गई थी। शाश्वत और श्वेता प्रिंसेस को लेकर पूजा में बैठे थे। शाश्वत के बाद दीदी माँ ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, गुड़िया की कुंडली तो आपने बना दी, अब बिटिया के नामकरण की विधि को भी पूरा कर दीजिए। पंडित जी मुस्कुराते हुए प्रिंसेस की कुंडली की ग्रह नक्षत्र की दिशा की गणना करने लगते हैं। कुछ मिनट के बाद वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिटिया के ग्रह नक्षत्र उसके उज्जवल भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं। कुंडली के हिसाब से गुड़िया का नाम सा से होना चाहिए। शाश्वत, प्रिंसेस का नाम तो आप
आप बड़े ही रखेंगे। श्लोक, हम तीनों के लिए हमेशा हमारी प्रिंसेस ही रहेगी। उसकी बात सुनकर प्रियांशु और शाश्वत मुस्कुरा देते हैं। विजय जी, माँ, प्रिंसेस का नाम आपको ही रखना होगा, आखिर आप उसकी बड़ी दादी हैं। या फिर श्वेता बेटा गुड़िया का नाम आपको रखना चाहिए, आखिर आप उसकी माँ हैं। आखिर उसकी माँ हैं आप। दादी मुस्कुराते हुए, बेटा हम गुड़िया की बड़ी दादी जरूर हैं, पर उसके जन्म में श्वेता के साथ साथ किसी और ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो ये हमारे हिसाब से यह हक उसे मिलना चाहिए। सब असमंजस में उसे देखने लगते हैं। वंदना जी, किसकी बात कर रही हैं आप माँ? दादी उन्हें पीछे के मंदिर की सीढ़ियों की तरफ इशारा करती है। सब उसकी तरफ देखते हैं। अग्नि सीढ़ियों के ऊपर आ रही थी। उसने व्हाइट कलर का प्लेन शॉर्ट कुर्ती पहनी थी। उसे नीचे व्हाइट कलर के चूड़ीदार पजामा। कुर्ती की स्वील्स उसने कोहनी तक चढ़ा रखी थी। उसे देखकर चौंक जाते हैं। चौंकने वाली बात भी थी, उसने अग्नि को हमेशा फॉर्मल कपड़ों में ही देखा है। इस लोग तो उसे देखते ही रह जाता है। अग्नि के सिर पर पट्टी हट गई थी। उसे एक बैंडेज लगा था। उसके साथ अर्जुन, राघव, दानिश और काविन भी थे। उन सब ने सब व्हाइट कलर का कुर्ता और पजामा पहना था। अग्नि को देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सब गए कि दादी अग्नि की ओर ही इशारा कर रही थी। दादी मुस्कुराते हुए अग्नि को आवाज देती है, अगन्या बेटा। अग्नि चौंक कर सामने की ओर देखती है। इस तरह उसका पूरा नाम कोई नहीं लेता था। तभी उसे सामने दादी दिखती हैं और उनके पूरे व्यास फैमिली। उन्हें देखकर अग्नि अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन सिर हिलाकर उनसे जाने का इशारा करता है। अर्जुन, तू जा, हम तब तक तैयारियां करवाते हैं। अग्नि एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ बढ़ जाती है, पर मंदिर की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर ठिठकते जाती है। वो एक बार सामने की शिवलिंग की तरफ देखती है और फिर अंदर बढ़ जाती है। अग्नि अंदर जाकर दादी और बाकी सब बड़ों के पांव छूती है। ये पहली बार था जब अग्नि ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया था। अग्नि, आपने बुलाया मैम? दादी, ये क्या बात हुई? पाँव छूकर अपनेपन का एहसास करवाया और फिर मैम बोलकर अपने प्रोजेक्ट पार्टनर की माँ बना दिया। मुस्कुराती हुई दादी, बोलो, मुझे ज्यादा खुशी होगी। अग्नि उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। विजय जी, बेटा, हम आज यहाँ प्रिंसेस के लिए पूजा करवाने आए थे और नामकरण की विधि भी संपन्न करवानी थी, और माँ चाहती हैं कि प्रिंसेस का नाम आप रखें। अग्नि असमंजस में, पर मैं कैसे? मतलब आप लोग प्रिंसेस की फैमिली है ना, ये काम तो आप लोगों को करना चाहिए। फिर मिस्टर शाश्वत और मिसेस व्यास तो उनकी मम्मी पापा हैं, ये हक तो उनको होना चाहिए। श्वेता, हम उसके पेरेंट्स जरूर हैं, मगर मैं आज भी वो रात नहीं भूली हूँ। अगर आप नहीं होती तो उस दिन कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। शायद मैं भी कभी आपको ये एहसान उतार पाऊँ। मुझे खुशी होगी अगर आप हमारी प्रिंसेस का नाम रखेंगे। मैं अगर उसका मम्मा हूँ तो वो आपकी फेरी गॉड मम्मा। ये बोलकर वो प्रिंसेस को अग्नि की गोद में दे देती है। अग्नि उसे देखकर मुस्कुरा देती है। पंडित जी, नाम साथ से रखना है बेटा, और आप वो नाम पहले ही बच्ची के कान में बोलेंगी। अग्नि हल्के से मुस्कुराते हुए प्रिंसेस के कान में कुछ कहती है, जिससे प्रिंसेस खिलखिलाने लगती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। पंडित जी, अति उत्तम। ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। गुड़िया की खिलखिलाहट से पता चलता है कि आपका दिया हुआ नाम ईश्वर को भी स्वीकार्य है। प्रियांशु उत्सुकता से, मिस रघुवंशी, क्या नाम दिया है आपने प्रिंसेस को, जिसे सुनकर वो इतना खुश हो रही है? अग्नि मुस्कुराते हुए प्रिंसेस को देखती है। संयुक्ता। पंडित जी, बहुत सुंदर बेटा। संयुक्ता का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, और संयुक्ता का अर्थ जो सबको जोड़कर रखे। ये देवी दुर्गा का भी एक नाम है। दादी और बाकी सभी सुनकर खुश हो जाते हैं। अग्नि प्रिंसेस को श्वेता के गोद में दे देती है। तभी दानिश आकर अग्नि के कंधे पर हाथ रख देता है। दानिश, अग्नि चलें, सारी तैयारियां हो गई हैं। अग्नि, हम ओके, मैं चलती हूँ। अग्नि वहां से चली जाती है। विजय जी, बहुत प्यारी बच्ची है ना माँ? दादी, हम सही कह रहा है तू विजय। विजय जी एक अर्धपूर्ण मुस्कुराहट के साथ जाती हुई अग्नि को देख रहे थे। वो लोग पूजा के बाद मंदिर की परिक्रमा करने लगे। तभी सबकी नजर मंदिर के
पीछे बने मैदान पर पड़ती है। अग्नि वहाँ हवन कुंड के सामने बैठी थी और पंडित जी मंत्रों के अनुसार आहुति दे रही थी। उसका चेहरा भाव शून्य था। राघव बाकी सब वही पीछे बैठे थे। अर्जुन वहां से नदारद था। विजय जी ने देखा अर्जुन हवन वाली जगह से थोड़ी दूर सीढ़ियों पर बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी का पहरा था। विजय जी जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। अर्जुन चौंक जाता है। विजय जी, क्या बात है अर्जुन, आप ऐसे यहाँ क्यों बैठे हैं? अर्जुन, कुछ नहीं अंकल, वैसे यूं ही। आप सब यहाँ? विजय जी, वो प्रिंसेस के लिए पूजा रखवाई थी। वैसे आप सब यहाँ? अग्नि के जख्म अभी भरे नहीं, उसे आराम की जरूरत है। अर्जुन, अंकल वो आज अग्नि के पापा की बरसी है। हर साल अग्नि महादेव के मंदिर में उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा और हवन करवाती है। अगर वो हॉस्पिटल में होती तो भी ये पूजा जरूर होती। विजय जी, ओह, आप वहाँ ना होकर यहाँ क्यों बैठे हैं? अर्जुन, क्योंकि मैं उसे टूटते हुए नहीं देख सकता। आप भी जानते हैं ना अंकल कि 7 साल पहले क्या हुआ था। आज के दिन वो दोबारा कमजोर पड़ जाती है। विजय जी, जानता हो अर्जुन, 7 साल पहले वो मंजर आज भी मेरे जहन में है और अग्नि की आंखों में आज भी वही गुस्सा, दर्द और नफरत जो सालों पहले मैंने देखा था। फर्क बस इतना है कि वो आज अपनी आंखें पढ़ने की इजाजत नहीं देती, या यूं कहूँ कि इन सालों में उसे दर्द छुपाना सीख लिया है। अर्जुन, उनका क्या करूं मैं? मेरी ना तो कुछ समझ में नहीं आता। इस लड़के को खुद की कोई परवाह नहीं, अपनी जान जोखिम में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचती कि अगर उसे कुछ हो गया तो हम सबका, उसके परिवार का क्या होगा? विजय जी, अर्जुन, बेटा आपको याद होगा 7 साल पहले उसने अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य चुन लिया था। वो सिर्फ उसी मकसद के लिए जी रही है। जीने की उम्मीद जगाओ उसमें। वो बुज़दिल नहीं है, आत्महत्या करेगी। इसलिए इस तरीके से शायद अपनी जिंदगी से मुक्त होने की कोशिश कर रही है। फिर थोड़ा रुका। डॉक्टर ने क्या कहा? अर्जुन, उसके अंदर का गुबार बाहर निकालना होगा। आंखें पत्थर हो गई हैं उसकी। है भावना उसके अपने अंदर दबाती है। उसने अपने अंदर जो दफना कर रखा है उसे बाहर निकालना होगा। समझ नहीं आता क्या करूं? विजय जी, बेटा धरती के नीचे हो रही प्रतिक्रियाओं में कई बार धरती के नीचे से काफी तेज फोर्स लगता है, जिसे धरती की सख्त परत रोक देती है। पर जब ये फोर्स किसी कमजोर जगह पर को हिट करता है, तब ज्वालामुखी के रूप में भयंकर विस्फोट के साथ बाहर आता है। अग्नि का केस भी कुछ ऐसा ही है। वो अपनी भावनाओं के इस तेज फोर्स को अपने अंदर दबा कर रखती है, लेकिन जिस दिन वो बढ़ेगी ना, इतने सालों से उसका दबा हुआ गुस्सा एक साथ बाहर आ जाएगा और वो कुछ खतरनाक साबित हो सकती है। अर्जुन चुप था। कहीं ना कहीं वो भी इन बातों को जानता था। यहीं पर इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।